नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे जो राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली और जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे सेंटर वेडर एकेडमी में हम लोग जिन्होंने रिटन पास कर लिया है और जो अब 7 तारीख से वहाँ RPSC में उनके इंटरव्यू होने वाले हैं और उसके बाद में निरंतर इंटरव्यू चलेंगे, उन विद्यार्थियों की हमने एक वर्कशॉप आयोजित की थी 7-8 दिन पहले, और उसमें करीब 3-4 दिन तक हमने वर्कशॉप चलाई थी और उसमें करीब 5 घंटे का वीडियो मेरा बना है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाना चाहिए और कौन कौन से प्रश्न हमें तैयार करने चाहिए जिससे कि इंटरव्यू अच्छा हो सके। तो लगभग 5 घंटे का वीडियो था जो हमारे विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको वो मिल चुका है। पिछले 7 दिन से हमने पहला सेशन आरंभ किया था मॉक इंटरव्यूज़ का। आज वो ख़त्म हो गया है। शायद 24 तारीख से हमने आरंभ किया था। आज 30 तारीख तक हमने काफ़ी विद्यार्थियों के मॉक इंटरव्यू लिए हैं। दूसरा बैच हमारा, दूसरा सेशन हमारा 2 तारीख से आरंभ होगा। हमने उसमें ये फैसला किया था कि हर विद्यार्थी को पहले तो वर्कशॉप में वो आए, जो मैंने बताया आपको कि लगभग 5 घंटे की हमने बातचीत की है। उसके बाद में उनके 2 मॉक इंटरव्यू होंगे, उसमें से एक आज समाप्त हो गया है। दूसरा मॉक इंटरव्यू हम 2 तारीख से आरंभ करने वाले हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा कि चूँकि उनका कॉल अभी नहीं आया है, हालांकि वो पास हो गए हैं, तो जब इंटरव्यू कॉल आएगा उस समय वो दूसरा इंटरव्यू देना चाहेंगे। कुछ विद्यार्थी अभी 2 तारीख से इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरा वाला। कुछ विद्यार्थी पहला इंटरव्यू ही 2 तारीख के बाद दे रहे हैं। 2 से 6 तक हम लोग ये सेकंड बैच ऑफ इंटरव्यूज आरंभ करेंगे। इसमें जो खास बात ध्यान देने की है, जो कि मैंने इतने दिन इंटरव्यू लेने के बाद में मुझे समझ में आई है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो नेचुरली जब विद्यार्थी के कॉल आता है और वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेना चाहता है तो वो अलग अलग जगह जाता है, बहुत सी जगह जाता है, ज़रूरी नहीं मेरे पास ही आए। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहूँगा, फिर हम और बात करेंगे कि कुछ बातों से भ्रमित ना हो। पहली बात, विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं सर कि ड्रेस क्या पहने, सर टाई लगाएं या नहीं लगाएं। लड़कियां आती है, सर साड़ी पहने या हम सलवार कुर्ते पहन के जा सकते हैं, हमको वुलन में शॉल लें या न लें, हम स्वेटर पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, वगैरह। तो बहुत सी जगह मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों को ध्यान को आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है, फिर मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि कपड़ों का महत्व सिर्फ इतना होता है कि कपड़े इंटरव्यू बोर्ड का ध्यान आकर्षित न करें, यानी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो जब आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो अंदर एंटर होते ही इंटरव्यू बोर्ड में उनको लगे कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए, तो समझ लीजिए आपका इंप्रेशन खराब है कि अरे ये लाल रंग का शर्ट जोरदार पहना आपने, या मैडम ये कहाँ से लेके आए आप नया शॉल, बढ़िया रंग बिरंगा। ऐसी टिप्पणी अगर होती है या नहीं भी होती है तो वो उसको घूर के देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपने इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग की है। ड्रेस ऐसे होने चाहिए जो किसी भी औपचारिक अवसर पर पहन के जाए जाते हैं। जो आप देखिए, बड़े बड़े टीवी पर आप बड़े बड़े समारोह होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, सेमिनार्स होती है, मीटिंग्स होती है, तो उनमें देखिए लोग कैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। वही कपड़े आपको पहन के जाने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। चाहे आप कोट पहने, पुरुषों के लिए कोट पहने या न पहने, स्वेटर पहने या न पहने, लेकिन स्वेटर का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए रंग बिरंगा कि वो अट्रैक्ट करे। कोट ऐसे नए तरह कोई नई डिज़ाइन का नहीं होना चाहिए जो कि फैशन में अभी भी आया हो। बाल ऐसे बने हुए नहीं होने चाहिए जो लगे को बहुत फैशन करके आया है। दाढ़ी आपने बना रखी है या बढ़ा रखी है, दोनों में आप संयत रूप से सामने आए। शर्ट आपने लाइट कलर का होना चाहिए बिना किसी फूल पत्ती के। ये सामान्य बातें हैं जो किसी भी औपचारिक समारोह में जाने पर आपके लिए लागू होती है।
इसी प्रकार से महिलाओं के लिए चाहे साड़ी पहने, चाहे सलवार कुर्ता पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, कुछ भी पहन सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है किसी को। लेकिन ऐसा नहीं हो जो अट्रैक्ट करे या उसको जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। बहुत से लोग कोचिंग सेंटर्स में उनको ये पढ़ाने में लगते हैं क्या कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, कैसे बैठे, कैसे खड़े हो। दूसरी बात कि अगर बोर्ड पर पढ़ाने को कहा जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने बार बार बताया आपको कि ये दोनों बातें कि कपड़े क्या पहने हैं और बोर्ड पे पढ़ाने जाए तब क्या कैसे पढ़ाना चाहिए। और तीसरा, जो विषय से संबंधित नहीं है और जनरल बातचीत की सवाल किए जा रहे हैं, जैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने ये नौकरी छोड़कर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आपने तो वहाँ से पढ़ाई की, आपको तो वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ क्या करने आए। इस तरह के सवाल या बोर्ड पे पढ़ाना या ड्रेस, इन तीनों के कोई नंबर नहीं होते हैं। इससे नंबरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साधारण बातचीत के सवाल है जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाए। बोर्ड पे पढ़ाने का काम लास्ट में 2-4 मिनट के लिए दिया जाता है, जिससे देखा जाता है भाई आप ढंग से खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। इसको जो प्रोफेसर्स सिलेक्शन में जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ने भी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी प्रोफेसर ने कि पढ़ाया कैसे जाए। इसलिए आपको ट्रेनिंग लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाया कैसे जाता है। उनको पता है प्रोफेसर्स को कि जब आप कक्षा में जाओगे तो धीरे धीरे आप स्वयं सीख जाओगे। जो नॉन प्रोफेसर सिलेक्शन कमेटी में होता है, आरपीसी का मेंबर या कोई दूसरा एक्सपर्ट, वो जरूर ये इच्छा जाहिर करता है कि आप पढ़ा के बताइए, यानी एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ये अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वालों के लिए होता है कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हमारे यहाँ तो ये होता है अगर आपने हमको बता दिया प्रश्नों के जवाब तो हम मानते हैं कि आप छात्रों को भी बता देंगे, उसको कोई डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ये कहा जाए तो आप बड़े सहज भाव से ये पूछ कर कि कैसे हम जाएं, हमको कौन सी कक्षा पढ़ानी है, कौन सा विषय पढ़ाना है, उसको आराम से जाकर पहले जो एंट्री बोर्ड है उसकी तरफ देखिए, उनको बताइए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए और फिर उस लिखे को वापस पढ़ के बता दीजिए। 2-3 मिनट का ये होता है, उसमें वो कह देते हैं अच्छा ठीक है। तो पहली बात जो मैंने देखी, हमारे जो बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछले 7 दिन से मॉक इंटरव्यूज दे रहे थे उसमें, कि वो ड्रेस को लेकर चिंतित है। बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ाएं कैसे इसको लेकर चिंतित है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉन सब्जेक्ट के सवालों से परेशान है, वो उसकी भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने 2018 में पास किया था हमें, फिर बाद में 2 साल मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं कुछ बिजनेस करने लग गया, फिर बाद में मैं पास हुआ, या मैं 3 बार मैंने दिया नेट तब पास हुआ हूँ। इन सब बातों का इंटरव्यू बोर्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें सिर्फ आपको सहज होने के लिए पूछी जाती है। इसका नंबरों से कोई संबंध किसी तरह का दूर दूर तक नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा ध्यान न दें। ध्यान क्या देना है आपको वो मैं अब आपको बताता हूँ, जो मेरे को इतने दिनों में एक्सपीरियंस हुआ बच्चों की। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ बातें हैं जो मैं समझता था कि उनको पता ही होगी, लेकिन उनमें से बहुतों को नहीं पता। एक तो ये बात है कि जो आपको आता है उसको ढंग से प्रेषित करना नहीं आता अधिकतर बच्चों को। एक तो या तो वो जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से बताना चाहते हैं, तो आपने सवाल खत्म किया नहीं और वो सब बोलना शुरू हो गए, फिर बाद में बोलते बोलते अटकते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रुककर सवाल क्या पूछा गया है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि आप उनसे पूछ लें कि सर इसका क्या अर्थ है। अगर आप ये पूछ सकते हैं तो कोई नंबर नहीं कटते हैं इससे, न वो ऑफेंड फील करते हैं। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। उसके बाद जवाब जो दिए जाए वो पॉइंट वाइज दिए जाए। जैसे उदाहरण से मैंने कहा कि बताइए कि प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों माना जाता है। अब आप पॉइंट बताइए, पहला कारण तो ये, दूसरा कारण ये, तीसरा कारण ये। वो 3 कारण बताने के बाद में आप उन कारणों को इलेबोरेट कीजिए, उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दीजिए, उनको और बताना शुरू कीजिए विस्तार से। और जब इंटरव्यू बोर्ड आपको रोक दे तब आप रुक जाइए। जब आपने प्रश्नों का जवाब दे दिया और चुप होकर बैठ गए तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको इतना सही आता है और आपने रट के आए और आपने बता दिया, बस इससे अलावा आपको कुछ नहीं आता है। इसका इंप्रेशन ये होता है। तो आप
कॉन्क्रीटली पॉइंट वाइज पहले बताकर उसके बाद में उनको व्याख्या करना आरंभ कर दीजिए जब तक कि आपको रोका न जाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना ज़्यादा है। इसी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, या तो घुमा फिरा के बात करते हैं, वो वहां तक पहुंचते नहीं जो पूछा गया है, फिर उनको टोकना पड़ता है इंटरव्यू बोर्ड कर, भैया मेरा कहने का पूछने का मतलब ये था, पहले ये बताइए आप पूरी रामायण मत बताइए, वो बाद में बताना, पहले ये तो बताओ आपको पता भी है या नहीं। भारत अमेरिका के, जैसे मैंने एक सवाल पूछा है जो आप लोग तैयार भी कीजिए, कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप वापिस से शपथ लेने वाले हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप अगर शपथ लेते हैं, जो ले रहे हैं, तो आपकी निगाह में उनकी विदेश नीति में क्या परिवर्तन होने की संभावना है? अब इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर देने लग जाते हैं सब ये मतलब H1B में वीसा में गड़बड़ होने लगेगी। नहीं, ये जवाब नहीं है सही। जवाब ये देना चाहिए पहले कि साहब अपने भाषणों में ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाएंगे, जिसका अर्थ है प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद, जो कि वैश्वीकरण के विरुद्ध है। तो जब वो ऐसा अगर वो करते हैं शपथ लेने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाषण, चुनाव जीतने के लिए भाषण कुछ और दिए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद जब सरकार में आते हैं तो वो कुछ और तरह से बात करता है, काम करता है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा ही करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि वह संरक्षणवाद की नीति को आगे बढ़ाएंगे, और जिसका अर्थ है कि आव्रजन की जो नीति है उसमें कुछ संशोधन होगा, उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा, और जो दूसरे एशिया के और दूसरे कंट्रीज से जो टैरिफ है, जो माल वहां पर जाता है, उस पर अधिक शुल्क लगाने की बात की जाएगी। ये दो उसके उदाहरण हैं। अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वो अपना रहे हैं तो ये है उत्तर देने का तरीका। ये नहीं कि आप शुरू हो जाए कि भारत के लोगों को सब बड़ी परेशानी होगी, H1B वीसा नहीं मिलेगा, या यहाँ से साहब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सब उन पर बहुत टैक्स लग जाएगा वगैरह। क्यों लग जाएगा ये बताइए पहले आप, उनकी नीति क्या है, पहले नीति बताइए, फिर उसके उदाहरण दीजिए। ये हर आंसर में, हर उत्तर में ऐसा ही करना चाहिए। तो ये आप देखिए एक तो कि उत्तर कॉन्क्रीट पॉइंट वाइज हो और फिर उसकी व्याख्या करना आरंभ करें। दूसरा, हर उत्तर का सैद्धांतिक पक्ष पहले स्पष्ट करें और बाद में उदाहरण दें। जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब हो गई है, तो पहले बताइए लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, और उसके आधार पर 2-3 उदाहरण दीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये 2-3 बातें मैंने देखी। जो बच्चे होशियार हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं, उनको आता भी है, लेकिन वो वहाँ गड़बड़ा जाते हैं। अब इसको कैसे ठीक करें, वो सब पूछते हैं सर फिर क्या करें हमको याद तो है लेकिन बता नहीं पाते। तो मैंने कहा इसका एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करें? आजकल हर मोबाइल फ़ोन में ये आ गया है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको आप टेप कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो प्रश्न है, मैंने बहुत से प्रश्न दिए हैं हमारे बच्चे जो हमारे पास आए थे उनको, उन प्रश्नों को आप बोलिए और उनके उत्तर बोलिए। समझिए कि इंटरव्यू बोर्ड में बोल रहे हैं, और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपने जो बोला उसमें क्या गड़बड़ है, और फिर उसको इम्प्रूव कीजिए। आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा कि आपको कैसे बोलना चाहिए था। ये प्रैक्टिस निरंतर कीजिए। अब आपका प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, प्रशिक्षण लेने का समय नहीं है, प्रैक्टिस करने का समय है। तो उत्तर हो सकता है उत्तर कोई नहीं आए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा होता है, सब सवालों का जवाब कैसे दे सकता है कोई। लेकिन जो जवाब दे रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो सटीक हो और जिससे आपको नंबर मिले। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने में आप ये ध्यान कीजिए कि रिकॉर्ड करके अपने आंसर को और स्वयं सुनिए और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अंत में कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, देखिए ये तो मुझे नहीं पता कितने पे होगा। जो बच्चे आए थे उसके आधार पर मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जितने भी बहुत सारी कैटेगरीज है, उन सारी कैटेगरीज का तो मुझे मालूम नहीं उसमें कितना मेरिट जाती है, लेकिन जो सामान्य कैटेगरीज हैं, जैसे जिसमें अधिकतर बच्चे हैं, उसमें मेरा मानना है कि रिटर्न में अगर 110 आपके हैं तो रिटर्न के हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, और इंटरव्यू में 24 में से 15 प्लस हैं, तो 110 प्लस हैं और 100 और इधर 15 प्लस है, तो आप 125 प्लस हो गए, और आपकी संभावना बढ़ती जा रही। जितने इसमें ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही आपकी संभावना सिलेक्शन की बढ़ जाएगी।
जितने से कम होंगे 125 से, उतनी संभावना कम होती जाएगी। अगर रिटर्न में 110 से कम है, मान लो 105 है, तो आपको इधर 20 नंबर लाने होंगे। अगर रिटर्न में 115 हैं तो आप 15 की जगह 12 नंबर भी आएंगे तब भी चल सकता है काम। तो रिटर्न के नंबर 110 के आसपास होने चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखे हैं, एक दो तीन बच्चे तो बड़े अच्छे थे जिनके तो 120 से ज़्यादा नंबर थे रिटर्न में। तो मैंने कहा भाई आपके 120 से ज़्यादा रिटर्न में है, तो आप तो अगर ढंग से व्यवहार करते रहे, नंबर देते रहे, तो 8-10 नंबर तो मिलने ही है आपको, तो आपको वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे बच्चे भी हैं, और कम वाले बच्चे भी थे जो 105 पे थे, 103 पे थे, 102 पे थे। तो मैंने उनसे कहा थोड़ी मेहनत और करें आप, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाएं, 20 के आसपास लेके आए, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा अभी 7 दिन का अनुभव है जो मैंने आप लोगों से साझा किया है। हमारा अगला बैच 2 तारीख से वापस शुरू हो रहा है, जो 6 तारीख तक चलेगा। फिर तीसरा बैच जब नए बच्चों को कॉल आ जाएगी इस पहली कॉल के बाद वालों में, तब हम वापस से एक और बैच लेंगे जो 1 सप्ताह का, जिसमें जो बच्चे आना चाहे उनको हम वेलकम करेंगे। ठीक है, नमस्कार।